नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। शपथ ग्रहण समारोह के इस स्पेशल कवरेज में हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन खास है। आज देश को नई सरकार मिलने वाली है, जिसे आप कह सकते हैं मोदी पार्ट 3 की सरकार। आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों, मोदी कैबिनेट को लेकर सबकी जिज्ञासा बनी हुई है। जो जानकारी अभी तक सामने मिल रही है उसके मुताबिक 15 सहयोगी दलों को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता मसलन राजनाथ सिंह की बात कर ली जाए, अमित शाह की बात की जाए, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, रामदास अठावले, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी को फिर एक बार कैबिनेट पद की शपथ दिलाने की खबर लगभग तय मानी जा रही है। जबकि आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी, एलजेपी कोटे से चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को भी आज शपथ दिलाने की बात सामने आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट से प्रताप राव जाधव की बात की जाए या फिर नीतीश की पार्टी जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, ललन कुमार के भी शपथ लेने की बात सामने आ रही है। संजय जी किशन रेड्डी, रवनीत सिंह बिट्टू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल वो नाम हैं जिनको मोदी कैबिनेट में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी कोटे से बात कर ली जाए, जितिन प्रसाद, अनूप वाल्मीकि, बीएल वर्मा के भी मोदी कैबिनेट के पार्ट हो सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, हर्ष मेहरोत्रा, राव इंद्रजीत सिंह, शांतनु ठाकुर जैसे सांसदों को भी आज पद गोपनीयता की शपथ दिलाने की जानकारी आ रही है। आज होने वाले शानदार शपथ ग्रहण समारोह में देश की जानी मानी हस्तियों और 7 राष्ट्राध्यक्षों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से करीब 8,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पीएम शेख हसीना, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जबकि कई राष्ट्रों के राजदूत और नुमाइंदे भी भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है। आज नो फ्लाइंग जोन में दिल्ली को तब्दील कर दिया गया। वहां पर कोई भी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल तक नहीं कर सकता है। यानी कुल मिलाकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगाहें शपथ ग्रहण समारोह के लिए देखने को मिल रहा है। एक ऐतिहासिक पल होगा, एक ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का रुतबा हासिल करने वाले हैं। सुबह से ही दिल्ली में गहमा गहमी का दौर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के पहले जो संभावित मंत्री हैं उनके साथ मुखातिब हुए, उनको निर्देश दिया कि अगले 100 दिन का वो रोड मैप तैयार कर लें, क्योंकि अब काफ़ी तेज़ी से काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपने संबोधन में भी साफ किया था संसदीय दल की बैठक में कि उन्हें बहुत कुछ करना है। 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, अब आने वाले दिनों में उनके कार्य पद्धति की बानगी देखने को मिलेगी। चाहे वो गरीब मध्यम वर्ग हो या जहां भी चूक रही, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए बहुत आसानी से पूर्ण बहुमत तक पहुंची और अब बारी आ गई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का आज समापन होना है। शानदार तरीके से राष्ट्रपति भवन सज धर कर तैयार है। शपथ ग्रहण समारोह 7:15 बजे होना है। कई ऐसे चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में उनकी मेहनत कामयाब रही, भारतीय जनता पार्टी वहां स्वीप करने में कामयाब रही। तो ऐसे नेताओं को भी संभवतः मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या फिर उनको कोई बड़ी जवाबदेही संगठन में मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के बुलावे पर वो भी चाय पार्टी में पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, और वो अगली पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिन्हें आज चाय पार्टी पर प्रधानमंत्री आवास में बुलाया गया, संभवतः वो सारे चेहरे होंगे जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए, हम 1 घंटे तक इस पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि मोदी पार्ट 3। तमाम तरह के सियासी कयास थे, लेकिन आखिरकार वो पल आ ही गया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिलीप यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ये मतगणना से लेकर मतदान तक हमारे साथ लगातार बने रहे राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से, और इनका विश्लेषण भी काफ़ी कारगर रहा। पंकज रस्तोगी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आप, ये भी हमारे चर्चा में अक्सर हमारे साथ रहे और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। हमारे संवाददाता अनुराग त्रिपाठी को भी हमने इस चर्चा में इसलिए शामिल किया है क्योंकि वो सुबह से ही पल पल की गतिविधि दिल्ली पर रखे हुए हैं और ये हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं। जाहिर सी बात है अनुराग, सबसे पहले हम आपकी शुरुआत करें और राजेश यादव जिन्होंने मतदान से लेकर के मतगणना तक की कवरेज में अहम भूमिका निभाई, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे पहले राजेश के पास ही चलते हैं, फिर आपके पास आते हैं। राजेश, आखिरकार वो पल आ ही गया। तमाम तरह के कयास थे, कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जेडीयू और टीडीपी में तोड़ कर सकती है और कहीं से भी एनडीए की सरकार बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अब तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू खुलकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो ये संभावना खत्म हो गई। अब क्या? अब तो राष्ट्रपति भवन में आज 7:15 बजे हम सब साक्षी बनेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष अब इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम दर्ज हो जाएगा। जी राजेश। नरेंद्र मोदी की तो तीसरी बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अगर बात करें तो अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री, राजेश की आवाज़ तेज की जाए। पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो नरेंद्र मोदी, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री मोदी होंगे जो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति भवन में आज उनकी शपथ होगी और 7 बजे उनकी शपथ ग्रहण समारोह आज उनका होगा। तो उसके अलावा आपको बता दें कि देश विदेश से लेकर तमाम मेहमान आज भारत पहुंचे हुए हैं, जो आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की शपथ की साक्षी बनेंगे, उसके गवाह बनेंगे, उसके पल के गवाह बनेंगे। दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से इस बार जो है कम चेहरे नजर आ रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री, वहाँ मंत्री का दर्जा मतलब उनको मिल सकता है, मंत्री पद शपथ ग्रहण ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ओबीसी, दलित और इन सब चेहरों को भी साधने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यूपी से ब्राह्मण और ओबीसी और दलित नेता वहां पर खास होंगे मंत्रिमंडल में। उसके अलावा आपको बता दें गठबंधन से जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल के साथ साथ में ओबीसी कोटे से यूपी से महाराजगंज से पंकज चौधरी, बरेली से सतपाल गंगवार और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत बन सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के बांसगांव से ओबीसी चेहरा कमलेश पासवान, दलित चेहरा जसप्रीत सिंह बघेल और अनूप वाल्मीकि दलित चेहरे में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए ब्राह्मण चेहरे की, तो ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जितिन प्रसाद, ये तमाम नेता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से वहां पर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, विशेष कामयाबी, तो जाहिर सी बात है कि लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं यूपी से कई नेता मंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अनुराग जी, जाहिर सी बात है किसी भी नेता की उम्मीद ये रहती है कि पहले वो विधायक बने, विधायक के बाद सांसद बने और सांसद के बाद अगर उन्हें केंद्र की कैबिनेट में जगह मिल जाती है तो क्या उन कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह देखने को मिलता है जिन्होंने चितौड़ मेहनत करके अपने उम्मीदवार को जिताया है? किस तरह का माहौल? छू पाई है, सबसे बड़ी बात भी यही है और सबसे बड़ा जो आकलन है कि आखिर क्यों नहीं छू पाई है, उसको लेकर के लगातार रस्साकसी चल रही है। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं कि आपस में भीतरघात ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि जो उनके आपस के जो नेता हैं गठबंधन के, वो भी बोलने लगे हैं कि बीजेपी वाले ही एक दूसरे पे छीटाकसी करते थे जब रैलियां होती थी, जनसभा होती थी, जिसकी वजह से ये दिन आज देखने पड़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में भी थी। बीजेपी जिस तरीके से यूपी में 33 सीटों पर सिमट के रह गई है, वो दिखाता है कि बीजेपी जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो बातें कहीं कामयाब होती नहीं दिखाई दी। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा इन्होंने गुब्बारा बनाया, बहुत हवा भरी उसमें, लेकिन वो हवा कहीं दिखाई नहीं दी। खुद अयोध्या हार गई है, फैजाबाद जो सीट है वो जीत नहीं पाया, और फैजाबाद के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के दायरे में कोई सीट नहीं जीत पाए। नृपेंद्र मिश्र जिनको जिम्मेदारी दी गई थी राम मंदिर की, उनके बेटे साकेत मिश्र हार गए। तो बड़े बड़े चेहरे जैसे एटा से हार गए, राजवीर सिंह हार गए,
कल्याण सिंह के बेटे रहे। तो ये वो चेहरे थे जिनके दम पर बीजेपी दम भरती थी कि हम पूरा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें निकाल लाएंगे। लेकिन आपस में ही वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन बनने चाहिए थे वो नहीं बने, जिसका खामियाजा आज बीजेपी भुगत रही है। और आज की तारीख में जो बीजेपी किसी को सेठती नहीं थी, मोदी जी के तेवर और तजुर्बे पे किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ ना इस बार। भाई 5वें फेज़ के बाद ये दिखने लगा मोदी जी के चेहरे पे कि ये कहीं ना कहीं कमी है और ये दिक्कत अब आगे फेस होने वाली है। क्योंकि अनुराग, ये विश्लेषण तो हम लोग तमाम कर चुके हैं, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है। तो आज तो दिन खुशी और जश्न का है, क्योंकि देश को नई सरकार मिलती है और लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती होती है। हार जीत को लेकर के चुनाव में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप अपने जगह, लेकिन अब जब देश की सरकार बन रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए की सरकार बन रही है, मेरी विचारधारा अलग है, देश की सरकार बन रही है, तो जाहिर सी बात है एक जश्न का माहौल तो है ही। और जिन नेताओं को, जैसे आज मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री की जो टी पार्टी थी उसमें जितिन प्रसाद साफ तौर पर नज़र आए, जयंत चौधरी साफ तौर पर नज़र आए, तो ऐसे लोगों के जो कार्यकर्ता होंगे उनसे आपके सुबह से बातचीत हो रही होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? खुशी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत के बलबूते ही नेता जीतते हैं, क्योंकि वही वो सारी उम्मीदें पूरी करते हैं। नेता तो एक बार जाते हैं, जनसभा करते हैं, हाथ हिलाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, चले आते हैं। असल काम जो है बूथ लेवल पॉलिटिक्स का है। तो कार्यकर्ताओं में ज़रूर उम्मीद है कि उनके नेता अगर आगे जाएंगे तो उनके हित के बारे में भी सोचेंगे। एक सवाल ये भी सबसे बड़ा था कि जो बीजेपी का जो छोटा नेता है, जो मतलब ब्लॉक लेवल पे भी काम करता है, उसकी भी सुनवाई नहीं की गई विधायक और सांसदों के द्वारा। उसकी वजह से भी एक दिक्कत सबसे ज़्यादा फेस बीजेपी कर रही है। तो आप ये भी देखिए कि आज ज़रूर आप जो कह रहे हैं कि देश की सरकार बन रही है, लेकिन असल में ये एनडीए की गवर्नमेंट है, ये किसी बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं। क्योंकि बीजेपी जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ 2014 और 2019 में आई, 2024 आते आते थक गई। वो 240 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। तो 240 का आंकड़ा अगर पार नहीं कर पाई है तो इसके पीछे आप सीधे तौर पे आप किसी को जिम्मेदार ठहराएं या ना ठहराएं, मोदी जी की जो इमेज है वो कमज़ोर हुई है, साफ तौर पे दिखाई देती है। और जिसकी वजह से जो मानव मनोबल का दौर चला, सहयोगियों की तरफ देखना पड़ा, क्योंकि सहयोगियों को आज तक कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। लेकिन इस बार क्या है, चंद्रबाबू नायडू भी बड़ा पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। ये हमने संसदीय दल की बैठक में भी देख लिया कि भाई किस तरीके से नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू हों, सब प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी को देखना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये भी वहाँ पे दिखा रहे थे कि हमारी वजह से ही प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। ये सबके सामने स्पष्ट रूप से आ गया है। तो ऐसे में ये गठबंधन की सरकार, क्योंकि मोदी जी को बाकी तजुर्बा तो राजनीति का खूब है, लेकिन गठबंधन की सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। ना वो गुजरात में इस तरह की कोई सरकार चलाते दिखाई दी है और ना देश में इन्होंने इससे पहले चलाई है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अब ये गठबंधन की राजनीति कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक भी नज़र लगाए बैठी है। 2001 से नरेंद्र मोदी कि अगर सियासी जीवन की बात की जाए तो लगातार वो सत्ता में रहे, चाहे वो बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री। अनुभव और तजुर्बे को लेकर के जो तमाम सवाल विपक्षी दलों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, इतना लंबा अनुभव है शासन चलाने का, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बदलाव साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी ही बोलेंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अभी शपथ ले लेंगे 7:15 बजे तब प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू का स्वागत करते हुए देखे जाते हैं, नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए देखे जाते हैं। तो ये बदलाव की प्रक्रिया तो अभी दिखने लगी है तस्वीरों में, आगे कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जो निश्चित तौर पे जो है पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2001 से लेके 2024 तक पूरे जो है 23-24 साल का मुख्यमंत्री के तौर पे और प्रधानमंत्री के तौर पे जो है तजुर्बा है। लेकिन जो गठबंधन का सवाल उठता है, गठबंधन के सवाल पे वो तजुर्बा नहीं है, जबकि पिछले 10 साल में जो है गठबंधन रहा है, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में रही है। तो वहाँ पे जो है गठबंधन की जो है पार्टियों का जो है उस हिसाब से जो है नहीं मिलाप हो पाया, जिस हिसाब से जो है उनका जो है मिलाप होना चाहिए था, जिस हिसाब से उनके जो है रिप्रेजेंटेशन का मामला था, जिस हिसाब से उनके जो है और सब विभागों में जो है भागीदारिता का मामला था, तो वो नहीं हो पाया। और ये बहुत बड़ी चुनौती है इस बार के लिए, क्योंकि जो है गठबंधन के जो है एनडीए की सरकार आई है, नहीं तो अभी दोनों टर्म में जो है
मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, यही जो है चल रहा था। वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी जो अलायंस थी उसका जो है उसको जो है नकार दिया गया था। तो मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और होगी भी। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो है निश्चित तौर पे पुरानी चीज़ों को देख के जो है मोदी का जो मैनेजमेंट इस बार हुआ है, आपने देखा होगा अभी जो है उन्होंने कल के भाषण में कहा कि जो है एनडीए की सरकार है। कभी ये नहीं कहा अपने को ये कि अव्वल दर्जे पे रखा या जो है अपने के ही जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार है। उन्होंने एनडीए को जो है तवज्जो दिया और इस बात से ये जो है झलकता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है नरेंद्र मोदी जो है अपने अलायंस पार्टियों को जो है तवज्जो देंगे, उनको जो है अपने मंत्रिमंडल में पूरी तरह से जो है जगह देंगे और जो है उनको काम करने की भी आज़ादी होगी, क्योंकि जो है बहुत बड़ा अलायंस है। जी जी, सबसे पहले अमित शाह के घर तमाम नेता पहुंचे, वहां बैठकें हुई, फिर प्रधानमंत्री की टी पार्टी हुई और जो इनके जो 15 घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनको 18 कैबिनेट मंत्री दिए जाने की बात कही जा रही है। तो एक समायोजन बना करके चलने की बात तो है ही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि देश चलाने के लिए बहुमत, सरकार चलाने के लिए बहुमत और देश चलाने के लिए सर्वमत होना जरूरी है। जी जी जी। तो जो सिनेरियो बना जो है भारतीय जनता पार्टी के कम सीटों के आने की वजह से, बहुमत नहीं आने की वजह से ये विचारधारा जो है बदल गई है और निश्चित तौर पे जो है नरेंद्र मोदी जी जो है इसको बखूबी जो है, एक चीज़ है उनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की, जो दूसरों को जो है मनाने में, जैसे पिछली बार में हमने देखा था कि चंद्रबाबू नायडू जो है रूठे हुए थे तो उनको जो है हाथ पकड़ के जो है ज़बरदस्ती बैठाया गया था 2019 में जो है मंच पे अपने पास उन्होंने बैठाया। तो ये जो है इनके अंदर एक कला है। और एक चीज़ और भी ये कला है कि अगर जो है व्यक्ति बाहर आपे से बाहर जाता है तो उनको भी जो है शांत करने का तरीका है, कैसे भी मना के या नहीं। निश्चित तौर पर ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब, जी जी, आप देखे थे कि उसको हम लोग हालांकि जो मीडिया जगत में या पत्रकारिता के भाषा में बोलते थे खिचड़ी सरकार, जी जी, लेकिन बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नज़ीर पेश किया जी, वाकई काबिल तारीफ है। न सिर्फ अमेरिका को चुनौती दे दिया, परमाणु परीक्षण से लेके क्या नहीं कर दिया उन्होंने। जी, ममता बनर्जी एक बार नाराज हो गई तो 2 दिन तक वो वहाँ पर मौजूद रहे और ममता दीदी को मना करके ही दम लिए। तो ये तो चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि जब सरकार चलाना है तो बहुत जगह पर आदमी को अपने आप को कभी नीचे करना पड़ेगा, कभी ऊंचा करना पड़ेगा, साम दम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ेगी। पंकज जी, आज जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है भाई, कई नए चेहरे तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। जयंत चौधरी सरीखे, या फिर बात कर ली जाए सी पाटिल की हर्ष मेहरोत्रा, या फिर नए चेहरों में बात कर ली जाए BL वर्मा हैं, कई शिवराज सिंह चौहान है, कई नाम हैं। लेकिन जो पुराने जो चेहरे थे कद्दावर, जो टीम कैबिनेट के कोर कमेटी के मेंबर हुआ करते थे, जिसकी बात कर ली जाए राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, S जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे नेताओं को एक बार फिर लगता है कि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देने की तैयारी है मोदी जी की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहना, नरेंद्र मोदी जो है एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। नेहरू जी के बाद वो तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और सवाल ये है कि कोई व्यक्ति गर्व से सीख के नहीं आता है। और प्रधानमंत्री अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो 2001 में वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे, वो किसी सदन के पहले सदस्य नहीं रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बखूबी जो है गुजरात में सरकार चलाई। योगी आदित्यनाथ कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, कभी उन्होंने इस तरह का पद, सिर्फ सांसद थे। और उनको 2017 में जब कमान उत्तर प्रदेश की दी गई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में बखूबी उसको निभाया और सुशासन का राज कायम किया। ये उदाहरण है। तो ये कहना कि गठबंधन सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं नरेंद्र मोदी को, ये कहना बिल्कुल गलत है। और नरेंद्र मोदी इसको भी करके दिखाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और 2004 की बात करें, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, 145 सीटें कांग्रेस के पास थी, तो कांग्रेस ने वो सरकार चलाई 5 साल। उसके बाद 2009 में कांग्रेस के पास 206 सीटें आई। उसके बाद कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार चलाई। तो इस समय तो बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, मात्र 32 सीटें अपने पार्टी का जो है बहुमत से कम है। और एनडीए का तो पुरजोर समर्थन है, 293 सीटों का समर्थन है। और चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे टीडीपी के
चंद्र बाबू नायडू हैं, ये पुराने घटक एनडीए के साथी रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि तजुर्बे के साथी नहीं है, उनको तजुर्बा नहीं है, इस तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सरकार अपना पूरा, मेरा मानना है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और हो सकता है कि एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाए कि जो इन घटक दलों के बीच में सामंजस्य बनाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बीजेपी की सीटें घटी हैं, उसमें बहुत सी टिकट में के वितरण की बात कर ले और कार्यकर्ताओं का अति उत्साहित होना। जिस तरह से विपक्ष ने ये नारा दे दिया था कि मुस्लिम और दलितों का और बैकवर्ड का आरक्षण बीजेपी समाप्त कर देगी 400 आने के बाद, और लल्लू सिंह जो बीजेपी के वहां से हारे हुए प्रत्याशी हैं अयोध्या के, उन्होंने भी एक बयान में कहा कि 400 दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। यही सब उनको भारी पड़ा। उसका नतीजा रहा कि ये सब जब तक नरेंद्र मोदी इसको समझाते तब तक यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका था और 33 सीटों पे बीजेपी में आ गई। और लेकिन ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश से भी लगभग 8 से 9 मंत्री बनाए जाएंगे। इसमें एक प्रमुख चेहरा जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और बहुत ईमानदार छवि के नेता हैं, और इस समय वो झारखंड के प्रभारी भी हैं और इस वर्तमान में और राज्यसभा सांसद भी हैं और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वो पहले जो है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और 2022 में वो ज्वाइनिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। उन्होंने कितनी लोगों को ज्वाइन करा है वो सामने दिखाई दिया कि बीजेपी 2022 में विधानसभा में स्पष्ट बहुमत से अधिक 275 सीटों के साथ जीत कराई। तो ये सब चीजें देखिए उनको भी मंत्री बनाया जाना लगभग सुनिश्चित दिखाई दे रहा है ब्राह्मण वर्ग से। वैसे 8 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जाने की संभावना है, जिसमें राजनाथ सिंह हो, चाहे पंकज चौधरी हो, चाहे ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी नाम प्रमुखता से है, और आपके और कई नेता हैं जो यहाँ से, तो महेश शर्मा है, उनका भी नाम आ रहा है, जितिन प्रसाद है, कई मतलब 8 लोगों को यहाँ बनाने जाने की बात आ रही है। देखिए बीजेपी एक प्रधानमंत्री मोदी सबको बात करने में और कोलेशन करने में उनसे सभी लोग वो रहते हैं, और ये निश्चित मान के चलिए हमको तो आगे भविष्य में दिखाया जाता है कि ममता बनर्जी भी कहीं जो है आगे भविष्य में एनडीए के घटक न हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये मान के चलिए कि ये सरकार जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जब कांग्रेस की 145 और 206 2004 और 2009 की सरकारें चल सकती हैं, तो इतना बीजेपी तो 240 सीटों में है, तो कहां से नई सरकार चलेगी? ये कहना बिल्कुल, जिस तरह के लोग तमाम मीडिया चैनलों पे और जिस तरह से कयासबाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। बीजेपी ने, ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता अति उत्साहित होने के कारण क्षेत्रों में नहीं गए, उन्होंने जनता से इंटरेक्शन नहीं किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं को भी ये समझ में आ रहा है और भाजपा के सांसद विधायकों को भी ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी के सहारे बैतरणी पार नहीं की जा सकती। हमको क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, जनता से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तभी जो है हम चुनाव जीत सकते हैं। और आगे 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी ये सब समीकरण देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से नए नए लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी निश्चित रूप से मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनना तय है, बनेंगे, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए ठीक है दिलीप जी। जी भाई पंकज जी ने अपनी बात तो रखी थी, क्योंकि भाई हम लोग निष्पक्षता से सारी बातें रखते हैं, लेकिन कई चुनौतियां सामने देखने को मिलती हैं। एक तो तेलुगु देशम पार्टी, उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई वहाँ पर मुसलमानों को 4% अलग से आरक्षण उनकी सरकार देगी। जेडीयू की ओर से 2 शर्तें रखी गई हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर तो वो साथ हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर के राज्यों से बातचीत की जानी चाहिए। और दूसरा ये कि बिहार में अगले साल चुनाव भी होना है। तो ऐसे में क्या लगता है कि हालांकि नीतीश बाबू ने जिस तरह से कहा है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, और सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम अगली लड़ाई जो विधानसभा की है वो नीतीश बाबू की अगुवाई में लड़ेंगे, तो अभी तो तालमेल बेहतर दिख रहा है। क्या आगे कुछ संभावनाएं आपको नज़र आती हैं? देखिए, अभी पंकज भाई ने एक बात बहुत बड़ी कही कि वाकई में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता थे, बूथ लेवल के कार्यकर्ता या जो भी कार्यकर्ता थे, अति उत्साहित थे, और अति उत्साहित होने की वजह से जो है वो सीटें जो है कम आई। इस बात से जो है मैं भी जो है सहमति जताता हूँ। और 2025 का जो बिहार का इलेक्शन है उसमें निश्चित तौर पे जो है अभी देखिए मैनेज करने की बात है। बिहार महाराष्ट्र दोनों जगह है, बिहार महाराष्ट्र में दोनों जगह है। तो स्पेशल पैकेज की बात हो रही है कि जो है बिहार को स्पेशल पैकेज मिल जाए, आंध्रा को स्पेशल पैकेज मिल जाए। तो
स्पेशल पैकेज में होता क्या है कि जो है जो पहाड़ी एरिया होते हैं उनको स्पेशल पैकेज दिया जाता है। अब किस मद से जो है बिहार को जो है खुश करने के लिए, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी क्या नरेंद्र मोदी जी जो है क्या पैकेज देते हैं, किस मद से देते हैं, वो देंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। रही बात यह है कि जो है सम्राट बिहार को स्पेशल पैकेज को लेकर के बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। जी। दूसरी बात की जो है सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार के जो है नेतृत्व में कह रहे हैं 2025 का जो है इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी इलेक्शन में जो है तकरीबन 7-8 महीने से ऊपर ही समय है। तो जिस हिसाब से जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है नीतीश जी के लोगों के साथ जो है तालमेल रहेगा, उस पर आधारित होगा, ना कि जो है पहले से जो, क्योंकि यहाँ पे लेने वाले लोग जो है ज्यादा हैं। नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, या जो है शिवसेना जो है। अरे भाई मोदी जी ने तो दिल खोल के दे ही दिया, 18 कैबिनेट मंत्री और MOS की अभी सूची आ ही जाएगी। सारे दलों को नुमाइंदगी दे ही दी है। देखिए नुमाइंदगी देने के साथ शिवसेना के 2-2 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के 2-2 मंत्री बनाए जा रहे हैं, ललन कुमार, रामनाथ ठाकुर। जी। इसके बाद जो TDP की बात की जाए उनको भी मन मुताबिक मिल ही रहा है। आपने देखा किस तरह से कुमारस्वामी प्रथम पंक्ति में बैठे थे JDS के। तो सारे लोगों को साथ लेने की कवायद तो है, सबको दिया जा रहा है। मैं परिपेक्ष जो है सिर्फ जो है महाराष्ट्र, बिहार और जो है उसके आंध्र प्रदेश की बात करूंगा, वहां पे जो है मंत्री दे रहे हैं। लेकिन जो है क्या उन स्टेटों में जो है आने वाले समय में जो इलेक्शन होने वाले हैं 2025 में, उसके तहत जो है क्या इन लोगों की जो है आपस में जो है तालमेल जो है सही रहेगा? क्या जो है इन लोगों का जो है जो 6-7 महीने का टेन्योर होगा, उस टेन्योर में जो है एक दूसरे को जो है काटने की कोशिश तो नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो है क्या ये साथ में लड़ेंगे? उसकी रणनीति, उसकी जो है जो फील्डिंग होगी वो जो है केंद्र से ही जो है निर्धारित हो पाएगी, क्योंकि इनके जो है आपस के जो है जो संबंध है वही जो है विधानसभा के चुनाव में जो है परिणित होगा। और मुझे लगता है कि जो है इस चीज को निभाने में नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, और उस स्टेटों में जो है इनके कोलैबोरेशन का जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा। ठीक है अनुराग भाई, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जो 4 अहम विभाग हैं, चाहे वो वित्त की बात की जाए, गृह की बात की जाए, रक्षा की बात की जाए, या विदेश मंत्रालय की बात की जाए, जिसे CCS कहा जाता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता होंगे। लेकिन क्या जो दिग्गज सामने बैठे थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, S जयशंकर, निर्मला सीतारमण, इनके बीच क्या विभागों को लेकर के, या पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान सरीखे लोगों की बात कर ली जाए, तो क्या इनमें कोई फेरबदल हो सकता है? या एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, या विदेश मंत्रालय जो है S जयशंकर को जाएगा? या इसमें भी कोई तब्दीली की संभावना, क्या आपको क्या इनपुट मिल रहा है? कोई तब्दीली भी कर सकते हैं क्या मोदी? देखिए संजय जी, अभी तो हाल फिलहाल जो ये डिपार्टमेंट्स हैं ये बीजेपी अपने पास ही रखे गई, और जो बीजेपी के कद्दावर लोग हैं, राजनाथ सिंह हो गए, या अमित शाह हो गए, पीयूष गोयल हो गए, निर्मला सीतारमण हो गई, इन सबको ही जो पुराने डिपार्टमेंट हैं एक तरह से वही देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि फेरबदल ना किया जाए। क्योंकि बाकी जिस तरह से सहयोगी दल हैं उन्होंने जो डिमांड्स की है, और उनकी भरपाई के लिए तमाम विभाग हैं जो उनको दिए जा रहे हैं। डिमांड जो थी JDU की तरफ से, या कहें आप TDP की तरफ से, ये भी डिमांड थी कि ये जो अहम पद हैं, जो पोर्टफोलियो, ये भी उनको, उनमें कहीं ना कहीं इनको शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं हमको दिखाई देगा कि जो इसमें राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, केंद्र राज्य मंत्री, उनमें कहीं ना कहीं इनकी भूमिका भी हो सकती है, सहयोगियों की जी। अगर इन सहयोगियों की भूमिका आती है और अगर इनमें से भी कुछ स्वतंत्र प्रभार बन जाते हैं तो जाहिर तौर से सरकार में दखलंदाजी तो होगी है। अगर सरकार में दखलंदाजी होगी तो फिर तालमेल वाली जो बात है ये भी सामने देखने को मिलेगी। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कितना तालमेल बना रहता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो भी शांत नहीं बैठेगा, वो भी पूरी तैयारी से बैठा है, पूरे समीकरणों के साथ बैठा है कि कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हम क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं ममता बनर्जी अभी किसी खेमे में नहीं है, कब वो किस खेमे में आ जाए ये भी किसी को नहीं पता है। तो इसी तरीके से बाकी प्रयास भी जारी हैं। नीतीश कुमार को भी जैसे इंडिया ब्लॉक ने एक तरह से एक गेंद खेली दी थी कि भाई आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब बातें जो हैं अभी हैं, ऑन पेपर हैं ये सारी चीज़ें,
लेकिन कब ये प्रैक्टिकली आ जाएंगे ये किसी को नहीं पता है। आज शपथ ग्रहण की जो जल्दबाजी है ये भी आप देख रहे होंगे कि आज के आज हो जाए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोगी दलों को मिला के रखना है। सहयोगी दलों में ये है अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकती है तो वो कभी भी खिसक सकते हैं। नीतीश कुमार का अपना इतिहास है, सब जानते हैं उनको क्या बोला जाता है बिहार में। वैसे ही ये जो चंद्रबाबू नायडू है उनका भी वही हाल है। अगर आंध्र को पैकेज नहीं दिया जाता तो चंद्रबाबू नायडू कब खिसक जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। 2018 में ये हो चुका है और ये दोबारा भी हो सकता है जी। इसी तरीके से जो बाकी भी सहयोगी दलों से मंत्री बनेंगे तो वो भी साफ तौर से ये है कि अगर उनको आप साध के नहीं रखते हैं तो वो बीजेपी से किनारा करते उन्हें देर नहीं लगेगी। और ये करते रहें इसलिए बता रहे हैं आपको कि ये मंत्रालय उनके लिए अहम नहीं है, उनके लिए ये अहम है कि सरकार में पावर में बने रहें। ठीक है, पावर भी पंकज जी, आता है, पैसा भी आता है। भाई अनुराग जी की बात सुन रहे थे, हालांकि मैं भी थोड़ा बहुत इससे इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि मंत्रालय बंटवारा अभी तो चेहरे सामने आ जाएंगे, लेकिन मंत्रालय बंटवारे को लेकर के माथा पच्ची तो सामने देखने को मिलेगी जरूर। देखिए, नीतीश कुमार का मेन विजन है कि वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हमेशा सहज रहे और 2019 में भी अगर देखिए लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था तो उसमें उनको सर्वाधिक सीटें मिली थी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, उसमें उनको उसका लाभ समुचित लाभ दिखाई देता है। और दूसरी बात, वो बिहार से विशेष पैकेज की मांग करेंगे जो कि इंडी गठबंधन के साथ नहीं संभव, उसमें उनको उतना प्रतिनिधित्व और इतना ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी। वो इसलिए वो भी ये अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि बिहार में लालू यादव के परिवार का वर्चस्व है, राजद की सरकार, राजद के लोग भी सरकार में उनके साथ रहे, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। और उन्होंने अपने भाषण में जो उद्बोधन में वहां पर सेंट्रल हॉल में हो रहा था उसमें कहा भी कि जो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, कुछ नहीं, और जो लोग जीत गया है उल्टी सीधी बात करके वो सब अगले बार हारा हुआ दिखाई देगा। तो ये उन्होंने स्पष्ट कहा। तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं है और नीतीश कुमार जिस तरह से प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, चलिए पंकज जी 1 मिनट रोकेंगे, एक बड़ी खबर आ गई है फिर आपको कंटिन्यू करेंगे। रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है, अजीत पवार ने कैबिनेट के लिए नाम नहीं दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, पीएम आवास पर अजीत गुट का कोई नेता नहीं पहुंचा था। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग है, ये हम आपको बता रहे हैं। रामदास अठावले का बड़ा बयान ये आया है सामने निकल करके, प्राइम टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अजीत पवार ने कैबिनेट के लिए कोई नाम दिया ही नहीं है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से पीएम आवास पर अजीत गुट का कोई नेता नहीं पहुंचा था। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस तरह की खबरें भी रुक रुक कर आ रही हैं। रामदास अठावले का बड़ा बयान आप देख सकते हैं प्राइम टीवी पर, अजीत पवार ने कैबिनेट के लिए कोई नाम नहीं दिया है, ये बयान आया है रामदास अठावले का। तो जाहिर सी बात है कि एक संशय की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पीएम आवास पर अजीत गुट का कोई नेता नहीं पहुंचा था। चलिए, ये बड़ी खबर थी इसलिए बताना बहुत जरूरी था। हाँ पंकज जी कंटिन्यू करें। देखिए, तो एक बात और समझ लीजिए, और दूसरी चीज है कि नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि अगले 6 महीने में वहाँ चुनाव आसन है। तो नीतीश कुमार इस उपलब्धि को लेना चाहेंगे और इसके लिए लगभग सहमति भी बन चुकी है और सरकार वहां तैयार भी है, नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार भी हैं। तो ये भी निश्चित मान के चलिए कि ये भी, इसलिए नीतीश कुमार साथ में बने रहेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज है, चंद्रबाबू नायडू ने जो वहां पर जो एक राजधानी अमरावती बनाने का उन्होंने जो सपना देखा था, वो उनके न रहने पर जगन रेड्डी ने उसको पूरा नहीं होने दिया। कुरनूल और अमरावती और एक जगह और, तीनों जगह वो पब्लिक को नचाते रहे कि यहाँ पर हैदराबाद उसकी आपके आंध्रा की राजधानी बन रही है और राजधानी जो है हैदराबाद में ही रही, तेलंगाना की भी उसकी मियाद 2 जून को समाप्त हो चुकी है। तो अब तेलंगाना की राजधानी अधिकृत रूप से हैदराबाद हो गई है। और दूसरी चीज है, चूंकि अमरावती में जो टीडीपी नेता है चंद्रबाबू नायडू, वो चाहते हैं कि अमरावती में ही सारा सब कुछ हो। उसके लिए 1,08,000 करोड़ के पैकेज की पहले से बात रही है। वहां पर विधानसभा भवन, विधान परिषद भवन, डीजीपी पुलिस हेडक्वार्टर्स और तमाम तरीके के संभवतः इस पर सहमति भी बन गई है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, उसके लिए फंड के लिए भी तैयारी हो चुकी है। तो ये चंद्रबाबू नायडू अच्छी तरह जानते हैं कि इतने वर्षों के बाद उनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी की देन है, तभी उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर कई जनसभाएं की जिसका लाभ उनको मिल रहा है। तो ये सब भी घटक है। और पंकज जी, कई निर्दलों का भी समर्थन लेने की बीजेपी प्रयास कर रही है। नहीं, वो तो प्रयास जारी है, 10 का समर्थन मिल भी चुका है। लेकिन अभी एक जो सवाल मैं आपको दिखा रहा था ब्रेकिंग न्यूज प्राइम टीवी पर, अजीत पवार गुट से कोई पहुंचा नहीं था,
टी पार्टी में, और नई कैबिनेट मंत्री के लिए कोई उनकी ओर से प्रस्ताव भी दिया गया है, तो क्या वो वापस शरद पवार के पास आएंगे क्या? नहीं, देखिए वो शरद पवार के पास, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होना है। देखिए आपको ये बात समझ लीजिए कि अभी जो सेंट्रल हॉल में मीटिंग हो रही थी उसमें तो अजीत पवार गए थे, उसमें तो वो गए थे और बातें अमित शाह के बगल में बैठे थे और बात करते हुए नजर आए थे। अब वो बात अलग है कि मंत्रिमंडल में वो क्या चाहते हैं, कौन सा पद चाहते हैं। उनकी हालांकि वाइफ जो है वो चुनाव हार गई, सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो हार गई। तो ये सब चीजें वो अब किस तरह का कौन सा डिपार्टमेंट चाहते हैं, किस तरह की चीजें चाहते हैं। चलिए मैंने कुल मिलाकर के ये है कि लेकिन अभी जब तक चुनौतियां हैं, चुनौतियों के बीच में संभावनाएं तलाशने की कोशिश होगी। और जो मानव चुनौतियों से नहीं लड़ सकता वो मानव नहीं है, ये सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी साक्षात इसका प्रमाण है, चुनौती से लड़ते हुए वो आए हैं। दिलीप जी, जी थोड़ी और बातों पर चर्चा कर ली जाए। सियासी अब उलटफेर और इसको लेकर के तो कयासों का दौर अगले 6 महीने तक चलेगा, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है। एक रणनीतिक सवाल है मेरा कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, मालदीव, सेशेल्स, नेपाल, बांग्लादेश। इसमें बात कर ली जाए नेपाल की, चाइना का वहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका की बात कर ली जाए, चीन की ओर से बहुत बड़ी वहाँ पर भारी तादाद में जिस तरह से निवेश किया जा रहा है, तो इन सबको क्या साधने की, चूँकि ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो भी रणनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई एक गूढ़ मंत्र छुपा होता है। तो आज इन सबको बुला करके उनके साथ अलग से बैठक करना अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, ये क्या कुछ संकेत देता है भविष्य के लिए? देखिए, अगर हमें देखा जाए तो जो है भौगोलिक रूप से जो है चाइना हमारा जो है मेन दुश्मन जो है चाइना है। और चाइना ने जिस हिसाब से जो है मोतियों का माला बोलते हैं, वो आपका जो है म्यांमार में, श्रीलंका में और जो है पाकिस्तान में किया है। उसके रणनीतिक रूप से जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो है रक्षा की बात की जाए, वाणिज्य और व्यापार की बात की जाए, तो ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, आपने जो है 7-8 जो नाम लिए हैं, इनसे जो है संबंध रखना बहुत ही ज़रूरी है। और चूँकि बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो है बुलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से रोहिंग्या वगैरह जो है जो मुस्लिम्स हैं वो आते हैं, वो शरणार्थी आते हैं, तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। साथ में जो है कहीं न कहीं जो है नेपाल जो है पूरी तरह से जो है पहले भारत के प्रभाव में रहता था, लेकिन आजकल जो है वो चाइना के प्रभाव में है, उसको भी जो है साधने की कोशिश है, बहुत अच्छा जो है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो है पाकिस्तान को राष्ट्राध्यक्ष को भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे उनके आपस के जो है व्यापार जो है बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे जो है जो घरेलू उत्पाद के। दिलीप जी, आप भी बेहतर जानते हो, हम भी बेहतर जानते हैं, और अनुराग से लेकर के पंकज जी तक जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से राहुल गांधी को लेकर के लगातार वहाँ से ये किया जा रहा था, जीत की उम्मीद की जा रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से थोड़ा अलग हो जाता है। बहरहाल चलिए, इस चर्चा में हम आगे भी जुड़े रहेंगे और लगातार अपडेट देंगे। 7:15 बजे का हम सबको इंतज़ार है कि जो प्रधानमंत्री की टी पार्टी में लोग पहुँचे थे, क्या वाकई वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शपथ लेते हुए दिखाई पड़ते हैं या नहीं। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो पिछले मोदी कैबिनेट में अहम पद पर थे, उनको एक बार फिर दोहराया जाएगा और कुछ नए चेहरों को शामिल करने की भी कवायद है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि जो प्रधानमंत्री की टी पार्टी में नेता पहुँचे थे और उनको साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने निर्देश दिया है कि 100 दिन का रोड मैप आप तैयार करें, तो ऐसा मान करके हम चलते हैं कि यही वो चेहरे होंगे जो आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो मोदी पार्ट 3 में आज शामिल होने वाले हैं। चलिए, हमारा शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित स्पेशल प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय।
गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। खोज करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन